बुक वन चैप्टर 5 नागों का बिल। एक सुंदर चेहरे की कल्पना करो, जिस पर एक जबरदस्त नूर हो। उसके माथे के ठीक बीच में एक छोटी सी फिंसी उभर आई हो। वो पिंपल शुरू में तुम्हारा ध्यान खींचता है, लेकिन तुम उस चेहरे की खूबसूरती में इतने खो जाते हो कि उस एक दाग से तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी शादी के बाद के शुरुआती कुछ महीने बिल्कुल उस खूबसूरत चेहरे जैसे ही थे। वो फोड़ा, राज और सोना की मेरे लिए दुश्मनी थी, लेकिन मैं अपनी खुशी में इतनी डूबी हुई थी कि मैंने उनकी उस बेमतलब की नफरत पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पिता ने मुझे शादी के तोहफे में एक प्यारी सी बच्चिया दी थी। वो मुश्किल से ही इसका खर्च उठा सकते थे। रवि और मैंने दोनों ने उनसे विनती की थी कि वो अपनी सामर्थ्य से बढ़कर कुछ ना दें, लेकिन पिताजी ने हमारी एक ना सुनी। तुम मेरी बच्ची हो, उन्होंने कहा था। तुम मुझे अपने दुलार की एक छोटी सी निशानी देने से रोक नहीं सकती। मैं उस नन्ही सी जान से बहुत प्यार करती थी। मैंने उसका नाम रखा था दुलारी। राज रोज ही काफी शराब पीता था। एक दिन उसने आम दिनों से भी ज्यादा पी ली और हमारी गौशाला में चला गया, जहां दुलारी हमारी बाकी गायों के साथ रहती थी। राज के पास एक चाबुक था, जिसे वो अपने साथ गौशाला ले गया था। उसने दुलारी को बाकी गायों से अलग किया और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। उसकी दर्द भरी पुकार सुन के ग्वाला भागता हुआ वहां आया। उस बूढ़े आदमी ने राज से रुकने की भीख मांगी, लेकिन उसकी हर फरियाद ने राज के गुस्से को और भड़का दिया, और राज मेरी प्यारी दुलारी को और भी ज्यादा जोर से मारने लगा। आखिरकार उस ग्वाले ने राज के हाथ से चाबुक किसी तरह छीन लिया और गौशाला से बाहर भागने की कोशिश की। राज ने कुछ ही कदम पीछा करने के बाद ग्वाले को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। ग्वाले को जमीन पर तड़पता छोड़ के राज फिर से दुलारी की तरफ मुड़ा। उसने दुलारी को मारने के लिए अपना कातिलाना बाजू उठाया ही था कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे ऐसे घुमा दिया जैसे वो कोई कठपुतली हो। राज के मुंह से गाली निकली, लेकिन उसके शब्द उसके ओठों पर ही जम गए जब उसने अपने बड़े भाई को देखा। रवि की आंखों में ऐसा क्रोध भभक रहा था, मानो वो राज को भस्म ही कर देंगे। गौशाला के बाहर भीड़ जमा होने लगी थी। कोई दौड़कर मुझे भी बुला लाया। जब मैं वहां पहुंची तो सोना पहले से ही वहां मौजूद। कुछ आदमी चरवाहे को उठाकर ले जा रहे। जैसे ही राज ने मुझे अपनी प्यारी दुलारी की तरफ भागते हुए देखा, जो अपनी बड़ी भीगी आंखों से मुझे दिल तोड़ने वाले अंदाज में देख रही थी, तो उसने रवि से माफी मांगना बंद कर दी। भाड़ में जाओ, उसने अपने भाई से कहा। मैं तुमसे नहीं डरता। रवि ने राज की बाईं कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए चल पड़े। राज ने रवि की पकड़ छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जब वो कामयाब नहीं हुआ तो उसने रवि पर अपना चाबुक चला दिया। रवि ने उसे ऐसे पकड़ लिया जैसे किसी छोटे बच्चे ने उन पर कोई टहनी फेंकी हो। उन्होंने चाबुक राज के हाथ से छीना और घास में दूर फेंक दिया। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ औरतों ने दुलारी को मेरी बाहों से छुड़ाया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने का वादा किया। मैं गौशाला से बाहर आई और देखा कि राज घसीटे जाने से बचने के लिए पेड़ों और खंभों को पकड़ रहा है, पर रवि की बेमिसाल ताकत के आगे उसकी हर कोशिश बेकार थी। राज फिर से गिड़गिड़ाने लगा, अच्छे व्यवहार का वादा करने लगा, मगर उसकी एक भी बात रवि के कदम धीमे नहीं कर सकी।
पूरा शहर जैसे उन भाइयों के पीछे चल पड़ा था। लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। उनकी हैरानी तब संतोष में बदल गई जब रवि ने राज को पुलिस स्टेशन की सीढ़ियों पर इतने जोर से खींचा कि छोटे भाई की एड़ियां जमीन छोड़ के हवा में तैर गईं। अंदर पहुंचते ही राज जैसे उछलकर लॉकअप की एक खाली कोठरी में जा गिरा। रवि ने दरवाजा जोर से बंद किया और खुद ही ताले में चाबी घुमा दी। स्टेशन इंचार्ज, जिसकी मुट्ठियां रवि ने राज की वजह से इतनी बार गर्म की थी कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी शायद चिकने हाथों के साथ पैदा होंगी, वो रवि को हैरानी से मुंह खोले देखता रह गया। रवि ने उससे या किसी और से कुछ नहीं कहा। वो पीछे मुड़े और उस डरावनी जगह से बाहर निकल गए। नीना की बातें सुनकर स्मस्ट की रीढ़ की हड्डी थोड़ी और सीधी हो गई। उसके कंधे तन गए और उसकी ठुड्डी कुछ डिग्री और ऊपर उठ गई, जैसे उसके शरीर के ये सब अंग दुनिया को ये बता रहे हो कि अब स्मस्ट किसी भी वजह से कभी भी नहीं झुकेगा। उसने अपनी नसों में दौड़ती ताकत को साफ तौर पर बढ़ते हुए महसूस किया। रवि इतने तेज कदमों से घर की तरफ वापस चले। नीना ने फिर कहना शुरू किया कि मुझे उनके साथ चलने के लिए लगभग दौड़ना पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सोना भी हमारे पीछे आ रही थी। उसके चेहरे के भाव पढ़ पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। बारिश से ठंडी हुई हवा अभी भी झोंपड़ी में आ जा रही थी, एक दीवार की दरारों से अंदर और दूसरी के छेदों से बाहर। लेकिन आज वो झोंके स्मस्त के शरीर पर कोड़ों की तरह नहीं लग रहे थे। वो नन्ही लौ उन छोटे तूफानों में कांप रही थी और चारों तरफ थिरकती हुई परछाइयां बना रही थी। आज स्मस्त उन परछाइयों को ऐसे देख रहा था जैसे वो चलती फिरती कलाकृतियां हों। हर वो चीज जिसने आज रात तक उसे उदास किया था, उसे हराया या डराया था, अब उसे एक सुखद आश्चर्य और खुशी से भरने लगी। रवि ने अपना सिर ऊंचा ही रखा। नीना बोली, जब हम उन लोगों की भीड़ के पास से गुजर रहे थे जो कह रहे थे, रवि तुमने सही काम किया, इसे बहुत पहले ही कर देना चाहिए। वो राक्षस कभी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। वो जानवर तुम्हारा असली भाई हो ही नहीं सकता, वगैरह। हम कुछ मिनटों में ही अपने घर पहुंच गए और एक साथ अंदर दाखिल हुए। जैसे ही हम भीड़ की नजरों से ओझल हुए तो रवि ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे माफ करना नीना, उन्होंने कहा। मैं जाकर श्यामलाल को देखता हूँ और फिर दुलारी को यहाँ ले आता हूँ। तभी बरामदे में तालियों की एक जोरदार आवाज ने रवि के शब्दों को रोक दिया। हम पीछे मुड़े और देखा कि सोना दरवाजे पर खड़ी होकर व्यंग भाव से तालियां बजा रही थी। उसके कठोर चेहरे पर एक तरफ एक कड़वी मुस्कान थी और उसकी आंखें इतनी पथरीली थीं कि अगर तुम उन्हें लकड़ी भी मारते तो लकड़ी तो टूट जाती, पर उन आंखों को कोई फर्क ना पड़ता। तो इसके पीछे क्या मकसद है बड़े भैया? सोना ने रवि से अपने धीमे और ठंडे अंदाज में पूछा, जबकि उसके अंदर का उबाल खाता लावा सतह के काफी करीब था। खतरनाक जानवरों को पिंजरे में ही रखना चाहिए, रवि ने शांत स्वर में कहा। सोना के मुश्किल से दबाए हुए ज्वालामुखी का रवि पे कोई असर नहीं लग रहा था। सोना हंसी। ऐसा तो नहीं है कि राज ने पहले कभी किसी की हड्डियां ना तोड़ी, वो बोली। आपने उसे कभी सजा नहीं दी। आज रात से पहले उसे कभी इस तरह जलील भी नहीं किया। इसके उलट आपने हमेशा अपनी पहुंच और पैसे का इस्तेमाल करके राज को बचाया ही है।
क्या एक 2 कौड़ी का जानवर अचानक आपके लिए आपके अपने भाई से ज़्यादा ज़रूरी हो गया? आपका असली मकसद तो ठीक आपके बगल में खड़ा है जनाब, जो अपना काम पूरा होने पर फूला नहीं समा रहा है। सोना के इस बेबुनियाद इल्ज़ाम ने मुझे भीतर तक हिला दिया समझ। वो बेशर्म औरत हमारे मुँह पर इतना सफ़ेद झूठ कैसे बोल सकती थी? वो अपने पति के नफ़रत से भरे उस खौफ़नाक जुर्म के लिए हमें ज़िम्मेदार कैसे ठहरा सकती थी? लेकिन उसके बाद उसने जो किया, उससे मेरा खून ही खौल उठा। उसने ज़मीन पर थूक दिया, हमारे पैरों के इतने पास कि बस 1 आध इंच इधर-उधर होता, तो उसका ज़हरीला थूक हमारे जूतों पर आ गिरता। वो गलियारे से बाहर चली गई। एक बार फिर अपनी हथेलियों को एक-दूसरे पर पटक-पटक कर वो घिनौना शोर करते हुए। कुछ पल तक मैं पत्थर सी खड़ी रही। जब मेरा सदमा थोड़ा कम हुआ, तो मैं उसे तमीज़ सिखाने के इरादे से उसके पीछे जाने लगी। लेकिन रवि ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया। "जाने दो," उन्होंने कहा, "वो ठीक हो जाएगी। उसे बस थोड़ा वक़्त चाहिए।" हर बीमार इंसान की हर बीमार हरकत के लिए तुम्हारे पिता का बस यही एक इलाज था कि उस व्यक्ति को ठीक होने के लिए और समय चाहिए। जैसे कि पापी होना, दुष्ट होना और ज़ुकाम होना, सब एक ही बात हो। मुझे लगता है कि हमें इस एहसान फरामोश पागल कुतिया को सड़क पर फेंक देना चाहिए, मैंने उनसे कहा। मेरे शब्दों के चुनाव पर और शायद मेरे चेहरे के भावों को देखकर वो ठहाका मारकर हँस पड़े, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं खुद उस वक़्त किसी पागल कुतिया जैसी ही लग रही। मुझे दुःख हुआ कि उन्हें मेरा दर्द और गुस्सा मज़ाक लगा, लेकिन मैं उन्हें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, ताकि उनका ध्यान उस बड़े दुःख से हट सके, जो मुझे पता था कि उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। इसलिए मैं उन्हें हवेली के बागीचे में ले गई। उनसे 1 मिनट वहीं रुकने को कहा और अपनी छोटी-सी नोटबुक निकाल लाई। रवि को पता था कि मैं कविताएँ और कहानियाँ लिखती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें उस दिन तक अपनी लिखी कोई भी चीज़ पढ़ने नहीं दी थी। मैं शर्मीली थी, झिझकती थी। जब मैंने उन्हें अपनी कविताएँ पढ़कर सुनाना शुरू किया, तो मेरे विचार और मेरी लेखनी मुझे बड़े ही साधारण और बेहद बचकाने लगे। मेरे गाल शर्म से जल उठे, लेकिन वो पूरी तन्मयता से सुनते रहे और बोले, "तुम लाजवाब हो।" अपनी उस ख़यालों की दुनिया में करीब 2 घंटे बिताने के बाद हम अपने नए घर में चले गए, जो अभी निर्माणाधीन था। उस वक़्त उसका काम लगभग पूरा होने वाला था। उस जगह के ज़िक्र पर ही समस्त के पूरे वजूद में एक बार फिर से सिहरन दौड़ गई। हम जब भी वहाँ जाते थे, नीना बोली, वो हमारे दिलों में सुंदर सपने संजो देता था। उस शाम उसने हमारे घावों पर मरहम का काम किया, रवि के दर्द भरे दिल के लिए और मेरे गुस्से से भरे मन के लिए। मैं अभी भी सोना की थूकने वाली उस घटिया, नाकाबिले बर्दाश्त हरकत पर अंदर ही अंदर उबल रही थी। हम पैदल अपने पुश्तैनी घर वापस आ गए, जहाँ हमें अपने नए घर में जाने से पहले लगभग 7 महीने ही और रहना था। मैं घंटों हमारे बिस्तर पर लेटी रही, अपने पति के आखिरकार सो जाने का इंतज़ार करती रही, ये जानते हुए कि आज रात और आने वाली कई रातों तक उनके लिए ऐसा कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन वो भावनात्मक रूप से इतने थक चुके थे कि सो ही गए। मैंने कुछ मिनटों तक उनकी गहरी साँसों की आवाज़ सुनी और फिर दबे पाँव अपने कमरे से बाहर निकला। ईंटों का एक भीड़ा गलियारा जो बस दीवार पर लटकी एक लालटेन से रोशन था, उस कोबराज़ के बिल की तरफ जाता था, जहाँ सोना और राज घर के एक अलग हिस्से में रहते थे। मैं उसका दरवाज़ा खटखटाने वाली नहीं थी, क्योंकि वो असल में उसका दरवाज़ा था ही नहीं।
मैंने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि दरवाज़ा दीवार से टकराकर उतनी ही तेज़ी से वापस मेरी तरफ घूमा। मैं खुशकिस्मत थी कि मेरे दाँत नहीं टूटे। दरवाज़ा मेरे उसी हाथ पर आ लगा जिससे मैंने उसे धक्का दिया था। क्रिया और प्रतिक्रिया वाली बात, कर्म और फल का सिद्धांत अपने सबसे सहज रूप में। इस चीज़ ने मेरे क्रोध को ऐसे हवा दी कि मैं गुस्से के मारे काँपने लगी। मैंने कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी दुश्मन को ढूँढने लगी। वो एक बड़ा कमरा था, हल्की रोशनी में डूबा हुआ, अगरबत्ती के धुएँ से भरा हुआ। बिस्तर के उस पार, दूर कोने में जल रही एक अकेली मोमबत्ती ने फर्श को स्याह अंधेरे की झील में बदल दिया था। कमरा खाली लग रहा था, सिवाय सोना के नन्हे बेटे के, जो बिस्तर के किनारे पर खतरनाक तरीके से सो रहा था। चादर सिलवटों से भरी और गीली थी। कपड़े हर जगह बिखरे हुए थे। प्लेटें और बर्तन, जिनमें से कुछ में अभी भी बासी और सड़ा हुआ खाना बचा था, गंदे और बदबूदार कपड़ों के ढेरों के साथ महफिल जमाए बैठे थे। यकीन करना मुश्किल था कि मैं अपने ही घर के एक हिस्से में खड़ी थी। हालांकि सब कुछ बिल्कुल शांत था, फिर भी कुछ बहुत गलत था। अगरबत्ती की खुशबू के नीचे सड़े हुए मांस की दुर्गंध और खून की नमकीन महक छिपी थी। मैं कमरे में और अंदर गई, बावजूद इसके कि मेरा मन वहां से भागकर अपने पति के पास वापस जाने को चीख चीख के कह रहा था। दरवाजे के बाईं तरफ दीवार में एक पर्दे से ढका हुआ कोना था। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। वो छोटा सा काम करना भी उस वक्त बहुत भारी लग रहा था। मैंने खुद को चीखते हुए सुना। पर्दे के पीछे के मंजर ने मेरा दिल दहला दिया था। वहां 6 या 7 मरे हुए बिना सिर वाले पक्षियों का ढेर लगा था। दीवार से खून की धारें बहकर नीचे फर्श पर छोटे छोटे सिरों के ढेर के पास जमा हो गई थी। वहां और भी कुछ चीजें बिखरी हुई थी, कटे हुए नींबू, हरी मिर्च, कुछ बड़ी हड्डियां, बालों के गुच्छे और खून से सना हुआ एक रुमाल, जिसे मैंने उस पर बने मोनोग्राम से पहचान लिया। वो रवि का था। मैं पत्थर की तरह जमी रह गई। उन मरे हुए पक्षियों की पथराई आंखें मुझ पर वैसे ही इल्जाम लगा रही थी, जैसे कुछ घंटे पहले दुलारी की जिंदा आंखों ने लगाए थे। उन पक्षियों की छोटी छोटी चोंचें, जो उनकी आखिरी चीखों में खुली रह गई थी, और उनके बुरी तरह कटे हुए गले, इन सब ने मेरे जोर जोर से धड़कते दिल से बची कुची हिम्मत भी छीन ली। मैं जाने के लिए मुड़ी। मेरी चीख से शायद वो बच्चा हल्का सा हिल गया था। वो जागा तो नहीं, लेकिन उसने करवट ली और बिस्तर के 3 फुट ऊंचे किनारे के और भी करीब खिसक गया। मैं उसे बचाने के लिए झपटी, लेकिन फर्श पर पड़ी किसी भारी और लचीली चीज में मेरा पैर अटक गया। मैं लड़खड़ाई और मुंह के बल आगे की तरफ गिरी और किसी तरह खुद को बच्चे पर गिरने से बचाया। इस वक्त तक मैं उस बच्चे के बारे में सब कुछ भूल चुकी थी। फर्श पर जो कुछ भी पड़ा था, उसने मेरे खौफ से भरे पूरे ध्यान को पूरी तरह जकड़ लिया था। सोना ठंडे पत्थर के फर्श पर नीले धुएं से भरे सायों के बीच लिपटी हुई पड़ी थी। अंधेरे में उसकी आंखें किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। उसके काले बाल उसके सिर के चारों ओर एक गोलाई में फैले हुए थे, जैसे किसी काले सूरज की स्याह किरणें हों, और उसका मुंह उन पक्षियों की चोंचों की तरह खुला हुआ था जिन्हें उसने अभी अभी काटा था। हालांकि उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी। मैं बस वहां से निकल जाना चाहती थी, उस भयानक और अपवित्र जगह से। तभी किसी ठंडी और मजबूत चीज ने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे फिर से लगभग गिरा ही दिया। मैं एक बार फिर चीख पड़ी।
इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी प्यारी जेठानी? सोना की आवाज़ रेशम की तरह मुलायम थी, जबकि उसके हाथ ने मुझे कैदी बना रखा था। यहाँ तुम्हारा स्वागत तो नहीं है जेठानी जी, लेकिन अब जब तुम आ ही गई हो, तो चलो थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? सिर्फ कबूतर या साथ चिड़िया भी? ये सुन के मेरा क्रोध अचानक फिर भड़क उठा और उसने मेरे डर को थोड़ा-सा पीछे धकेल दिया। जानवर तो तुम हो सोना, मैंने अपना पैर झटके से उसके हाथ से छुड़ाते हुए कहा और वहीं डटकर खड़ी हो गई। वो मरे हुए पंछी तुम ही खाओ। हम्म, तेज मिजाज है हमारी नीना देवी। सोना जमीन पर लेटे हुए ही बोली। मेरा गुस्सा तो सातवें आसमान से भी ऊपर चला गया था। और मुझे अपने ही घर में स्वागत की क्या जरूरत है, घटिया औरत? मैंने सोना से कहा। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि तुम और तुम्हारा वो भेड़िया पति यहाँ सिर्फ जीते जागते बोझ हो? मेरा खून तेजी से खौल रहा था समझ। जो मुंह में आया, मैं सोना को बोलती गई। तुम्हारी असली जगह वही गटर है, जहां से मेरे पति ने तुम्हें निकाला था। तुम जैसी गंदी, बदबूदार, नीच औरत। सोना एक झटके के साथ उठ बैठी और किसी नागिन की तरह मुझ पे फुफकारने लगी। मेरी सांस अटक गई और मैं एक कदम पीछे हट गई। सोना के चेहरे पर वही नफरत भरी आधी मुस्कान आ गई। उसके बाल उसके चेहरे पे ऐसे गिर रहे थे जैसे बीच से फटा हुआ नकाब। तुम्हारे साथ निपटने में तो मुझे उम्मीद से ज्यादा मजा आने वाला है, नीना। वो बोली। चुप रहो और मेरी बात सुनो, मैं चिल्लाई, अपने डर और उस औरत से डरने की शर्म दोनों को अपनी आवाज की तेजी और कड़वे शब्दों के पीछे छिपाते हुए। अगर तुमने आज की तरह थूकने जैसी एक हरकत दोबारा करने की हिम्मत की या फिर मेरे पति को परेशान करने की कोशिश की, तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा ये बच्चा और तुम्हारा वो वहशी पति सबके सब शहर के भिखारियों में शामिल हो जाओगे। मैं खुद तुम्हें अपने घर से बाहर फेंकूंगी। जिस हाथ से तुम्हें खाना, छत और कपड़ा लत्ता मिलता है, उसी को काटती हो तुम। तुम्हें तो दिन रात एक पालतू कुत्ते की तरह हमारी रखवाली करनी चाहिए और दुम हिलानी चाहिए। तुम और तुम्हारा वो भेड़िया, तुम दोनों तो हर वक्त एक दूसरे को काटते, नोचते, मारते रहते हो। तो अब उसके जेल जाने पर ये दुखी होने का नाटक क्यों कर रही हो? सोना की वो आधी मुस्कान धीरे धीरे सिमटने लगी। उसने अपने दांत पीसे। उसकी आंखों में एक अजीब चमक उभर आई और उसकी नाक का निचला हिस्सा फड़कने लगा। लेकिन मैं डरी नहीं। उस वक्त तो बिल्कुल नहीं। मैंने उस पर्दे वाले कोने की तरफ इशारा किया। और ये क्या कत्लेआम मचा रखा है? मैंने उससे पूछा। मेरा लहजा पल पल और कड़वा होता जा रहा था। काला जादू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और इससे तुम्हारा भी कोई भला नहीं होगा, कसाई की कसाई बेटी। अगर तुमने इस घर में एक भी और प्राणी को मारा तो मैं बस इतना ही कह पाई समझ। सोना ने कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया था और अब वो अपने उसी अकड़े हुए धीमे अंदाज में खड़ी हो रही थी। उसी वक्त एक दिल दहलाने वाली आवाज के साथ उसका बेटा बिस्तर से नीचे गिर गया। उसे चोट लगी थी और वो पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, लेकिन सोना ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उठने में कोई जल्दबाजी भी नहीं कर रही। उसने अपना सिर घुमाकर अपने बच्चे को देखा तक नहीं। सोना की विशाल परछाई उसके पीछे की दीवार पर कांप रही थी। उसके गले से एक अजीब सी आवाज निकली, जैसे उसमें कुछ अटका हो। वो बच्चे को नजरअंदाज करके मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो मुझ पे झपटी नहीं, बल्कि उसके कदम धीमे और भारी थे। मैं उससे आधा फुट लंबी थी और वजन में भी ज्यादा, लेकिन वो मैं ही थी समझ, जो सिसकते हुए पीछे मुड़ी और किसी भेड़िए के चंगुल से बचते हुए खरगोश की तरह वहां से जान बचाकर भागी।